हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट जो है वो जल्द आ रही है, या जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आ चुकी होगी। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है ना, एक छोटी सी प्रमोशन के बाद, कि वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग बोलते हैं आई। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? आई से डिनोट करते हैं बेटा। लेकिन अभी मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर डिजॉल्विंग। ठीक है, आफ्टर डिजॉल्विंग जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसमें देखेंगे हम लोग कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल कितने टाइम्स बढ़ चुका है या फिर कितने टाइम कम हो चुका है। समझो, मैंने मान लो दिया कि हमने एक पार्टिकल दिया और मान लो जब हम उसको डाइल्यूट किए मतलब समझ में आ रहा है। सॉल्यूट को हम जब सॉल्वेंट में मिला दिए तो क्या हो रहा है, तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे 2 हो गया। अब 2 कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए 2 पार्ट में टूट गया होगा। ठीक है, या हम बोल रहे हैं कि 2 देंगे, हो सकता है 1 बन जाए वहां पे जाके, तो एसोसिएट हो गया। और एसोसिएट होने के बाद हमको क्या दिख रहा है? तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ गया या घट गया। कितना नंबर ऑफ टाइम बढ़ा? मान लीजिए पहले वाले केस में जिसमें कि आपने 1 दिया और 2 मिला, हम बोलेंगे 2 बार 2 टाइम्स, तो क्या बोलेंगे? आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैंने मान लो बोला कि हमने 2 दिया और 1 बन गया, हाँ कंबाइन हो गया होगा, एसोसिएट हो गया होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि आई की वैल्यू होगी 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि आधा हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स की यही बात होती है ना, कि या तो डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए, या 1/8 हो जाए। तो इस तरीके से आई की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। अब ये आई कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्या हमने लिखा है यहाँ पे? कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसको डिवाइड कर देना है कि बिफोर, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक एग्जांपल लेके देखेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इस बात को ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या रखेंगे? आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, नीचे बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है NaCl का। तो NaCl हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि 100% डिसोसिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। टूट जाएगा तो यहाँ पे कितने पार्टिकल हो गया? आपने लिया था एक NaCl का एक मॉलिक्यूल मान लो लिया, तो ये कितने पार्ट में हो गया? 2 आयंस बन गए। तो हम यहाँ पे पार्टिकल जब बात करेंगे ना, तो आपको समझ जाना है कि पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, या आयंस हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल लिया था हमने NaCl का, वो टूट के हो गया 2। छोटा छोटा हुआ, बड़ा बड़ा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कितने पार्टिकल हो गए। ठीक है, आपके मन में लग रहा होगा सर वो तो छोटे छोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, कोई फर्क नहीं। बस क्या 2 सेपरेट पार्टिकल हो गए? हाँ जी, 2 सेपरेट पार्टिकल हो गए। तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया? 2। हमने ऊपर में लिख दिया 2, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कहाँ गया ये। और हमने क्या लिखा नीचे? बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना है? पहले तो 1 ही था, तो नीचे 1 लिखा, और आई की वैल्यू हो गई 2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लीजिए, अगर हमने लिया है MgCl2, तो आपको क्या होगा? यहाँ पे आयंस के पार्ट में डिवाइड होंगे, डिसोसिएट होंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mg2+, और दूसरा बार क्या आ गया कि ट्वाइस ऑफ Cl-। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया अपने पास 3। कब? आफ्टर डिसोसिएशन। और पहले कितने थे? 1, तो हमने लिखा है कि 3/1 को हम क्या बोलते हैं? 3। सिमिलरली Al2SO4 3 को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Al3+ प्लस 3 टाइम SO4 2-। ये डिसोसिएशन आपको आ जाएगा ना करना, समझ रहे हो कैसे करते हैं? चार्ज वार्ज तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि डिसोसिएशन में आपको दिक्कत नहीं होती होगी, और अगर होती है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे कैसे ये डिसोसिएट हो रहे हैं। अब हमने देखा कि आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गया 2 पार्टिकल, ये हो गया 3 पार्टिकल, मतलब मिला के हो गए हैं 5 पार्टिकल। और आपने लिया कितना था? 1 पार्टिकल। हाँ, वो पार्टिकल बड़ा सा था, कोई बात नहीं, हमको तो नंबर ऑफ पार्टिकल गिनने से मतलब है। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे 5 होता है। मतलब हमको समझ में आ गया कि पहले बार में आया 2, अगले बार में 3, अगले बार में 5, कुछ और भी आ जाता। मतलब एक बात तो तय है कि अगर डिसोसिएट हुआ है, टूटा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो याद रहेगा आपको कि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू कैसी होती है? 1 से बड़ी होती है। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। अब देखो इसका क्या मतलब है अल्फा। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अल्फा मॉलिक्यूल्स, अल्फा का मतलब क्या हो गया कि अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड पर मोल्स। 1 मोल में अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। 1 मोल में अल्फा मोल्स, पार्टिकल नहीं, अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि इनिशियली मान लीजिए कि ये 1 था,
इसका 1 मोल था और ये सब क्या थे, 0 0 थे, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो क्या हो गया होगा कि अल्फा मोल्स जो है वो टूट के चले गए होंगे, मतलब 1 में से अल्फा चले गए, और यहाँ पे फॉर्म कितना हुआ होगा, देख रहे हो, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब जितना इधर से गया उतना ही वहां पे फॉर्म होगा। तो यहाँ से अल्फा गया है तो फॉर्म कितना होगा, अल्फा एंड अल्फा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितने बच गए। देखो ये भी बचा हुआ है, ये पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ, ये भी बचा हुआ है, ये भी फॉर्म हो गया है, ये भी फॉर्म हो गया, मतलब सारे सबको ऐड कर दो। कौन कौन, अल्फा प्लस अल्फा प्रोडक्ट वाला, और एक हो गया रिएक्टेंट वाला जो बचा हुआ है हमारे पास, वो है 1 माइनस अल्फा। नीचे है, नीचे क्या लेते हैं कि बिफोर डिसोसिएशन, मतलब इनिशियली हमने कितना हमने मोल लिया था, मोल भी बोल सकते हो, पार्टिकल भी बोल सकते हो। तो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल लिया था, पार्टिकल में बोलना होता तो एवोगैड्रो नंबर हम लोग बोल देते, तो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल। अब क्या किया आपने, तो आपने बोला कि आई इज इक्वल टू कितना हो गया, चीजें यहाँ पे कैंसल आउट हो गई हैं और यहाँ पे बच गया है 1 प्लस अल्फा। आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा। अब आप बताइए कि अगर अल्फा यहाँ पे 100% होता, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में लिया था, तो हम बोल रहे हैं अगर 100% होता मतलब कि अल्फा की वैल्यू 1 होती, और 1 होती तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाता, 2, जो कि बिल्कुल सही है, आई की वैल्यू 2 हुई थी, लास्ट टाइम हमने देखा था NaCl को। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने दूसरा MgCl2 ले लिया, जो कि हमने लास्ट टाइम भी लिया था, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट 100% डिसोसिएटेड, तो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ तो हम इक्विलिब्रियम साइन बना देते हैं, और यहाँ आ गया Mg2+, और यहाँ आ गया ट्वाइस ऑफ Cl-। ठीक है, हम बोले इनिशियली हमने यहाँ पे लिया था 1, ये कितने थे, 0 0 थे। एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख लेना, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या था, इनिशियली इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कितना है, इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो यहाँ पे अल्फा, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो हम बोलेंगे 2 अल्फा। ये बात समझ में आती है, स्टोइचियोमेट्री डिसाइड करता है कितना पार्ट फॉर्म होगा। अब आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा, ये वाला, और कौन, ये वाला अल्फा, यहाँ लिख देते हैं अल्फा, और यहाँ पे क्या है 2 अल्फा, डिवाइडेड बाई क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आई निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी आएगी, और नीचे हमने 1 ले लिया, 1 क्यों, क्योंकि इनिशियली हमने 1 लिया था। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, सो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 2 अल्फा। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि भाई यहाँ पे अगर 100% डिसोसिएशन होता, लिख देते हैं कि इफ 100% डिसोसिएशन होता तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितनी हो जाती, 1 हो जाती, और अल्फा अगर 1 होगी, इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, अल्फा अगर 1 होगी तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2, कितना आ गया 3। और यही वैल्यू आपकी लास्ट टाइम आई थी, क्यों आई थी लास्ट टाइम, ये क्योंकि वहां पे 100% डिसोसिएशन था। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े, एक और एग्जांपल ले लो। चलो हमने ले लिया यहाँ पे K4 और यहाँ पे ले लिया Fe, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeCN6, क्या होगा, ये ब्रेक होगा और यहाँ पे बनेगा 4 टाइम K प्लस, और ब्रैकेट जो है वो पूरा इसी तरीके से रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे FeCN6, और यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस। क्लियर है ये चीज, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। अच्छा यहाँ पे फिर से लिख दो वही सब बातें कि भाई अगर ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, पहले तो इनिशियली 0 0, उसके बाद क्या बोलेंगे 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा, समझ में आ रही है, स्टोइचियोमेट्री 4 है, और यहाँ पे क्या आ गया अल्फा। तो अब बताइए कि आई की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करोगे, करो, क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, अल्फा अल्फा कट जाएगा, चलो ठीक है कट गया, 1 प्लस 4 अल्फा, और आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो, हम लिख देते हैं इफ 100% डिसोसिएशन है तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, एंड दिस इज 5। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई 5। कब लेकिन ऐसा होगा, जब ये 100% डिसोसिएट होगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि आई इज इक्वल टू कितनी होगी अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। नहीं होता 100% डिसोसिएट तो हम बोलते हैं आई की वैल्यू ये वाली होती है, ये ठीक है। आपको अल्फा की वैल्यू दी रहती है कि भाई यहाँ पे 60% डिसोसिएशन हुआ है, 60% का मतलब कितना हो गया, 60% मतलब 60/100 दैट इज 0.6, ऐसे निकालते हैं अल्फा की वैल्यू। अगर परसेंटेज में दे दिया तो आप क्या करोगे, वैल्यू कैसे मिलेगा, डिवाइडेड बाई 100। ये सब आपको आता है, बेसिक बातें हैं बेटा, ये सब यहाँ तक हो गया कॉपी। अब हम लोग यहाँ पे ना एक जनरल केस देख रहे हैं कि जनरल केस में मतलब हम लोग वहाँ पे पहले से नहीं देंगे कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, हमें ले रहे हैं an जो है वो डिसोसिएट होकर कैसा देगा, Na देगा। तो हम बोल रहे हैं इनिशियली यहाँ पे क्या था, an की वैल्यू 1 थी, 1 मोल हमने लिया था, और ये तो फॉर्म ही नहीं हुआ था इनिशियली, मतलब समझ रहे हो कि हमने अभी फॉर्म होने नहीं दिया, ठीक है।
एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए। अब यहाँ कितना फॉर्म होगा, तो हम बोलेंगे इसका स्टोइचियोमेट्री देख लीजिए कितना है, n है, तो यहाँ पे n अल्फा फॉर्म हो गया। तो आप बोल रहे हैं कि i की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोल रहे हैं कि i की वैल्यू मतलब आफ्टर डिसोसिएशन कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, और पहले आपने कितना लिया था, इनिशियली 1 लिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फा। समझ में आ रहा है, देखो तो क्या क्या किया मैंने, 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो ऐसा बनेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है जिसको आपको याद नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, ओके, याद नहीं करना है आपको, क्या करनी है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ के हर बार इस चीज को लिख लेनी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि Na प्लस समथिंग मिल जाए, नहीं पता ना कि हमको रिएक्शन का फॉर्म कैसा होगा, तो याद करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो आप चीज़ों को ध्यान रख लो, ऐसा बुक में दिया रहता है तो हम लोग भी यहाँ पे करवा देते हैं। ओके, इस चीज़ को हमको समझ में आ गई। अब हम लोग देख रहे हैं केस 2। हमने अभी तक जो भी बात किया वो था डिसोसिएशन का, अब हम बात करना चाहते हैं एसोसिएशन का। तो यहाँ लिख देता हूँ कि एसोसिएशन, कि अगर अब क्या होगा कि अब हम लेंगे और वो जुड़ जाएगा, पहले क्या होता था टूट जाता था। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे आपने डिसोसिएशन देखा था वैसे यहाँ पे एसोसिएशन भी है। एसोसिएशन में क्या होगा कि चीज़ें एसोसिएट कर जाएंगे। सोच रहे हो, हमने यहाँ पे लिया है 2 मोल ऑफ CH3COOH, ओके, तो हमने देखा कि 2 मोल लिए थे, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे 2 मोल ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि डाइमराइज हो गया, मतलब दोनों आपस में ना मिल गए। कैसे मिले देखो, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया CH3COOH का, और यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर बनाया। हमने देखा कि O और H के बीच में ना एक बॉन्डिंग बन रही है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहा है, दोनों को चिपका दे रहे हैं। मतलब आप जो है उसमें समझो 2 बॉल डाले सॉल्यूशन में, और आप जब निकाल दो तो एक ही मिल रहा है आपको, दोनों कंबाइन होके, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि भैया हम 2 डाले थे, यहाँ पे 1 मिल रहा है। अब 1 मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन कितने थे, 2, और आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए, वो बन गया 1। तो आफ्टर एसोसिएशन आपको ऊपर में लिखना है, बिफोर नीचे लिखना है। सो आपका आंसर आएगा 0.5। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। अगेन अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए C6H5OH का, तो यहाँ पे भी देखोगे कि ये दोनों जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड हैं, देख रहे हो। और दिख रहा है कि हमको ये डाइमर बना दिए, डाइमर बना दिए मतलब 2 से 1 बन गए। अब 2 से 1 बन गए तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। तो जब भी डाइमर बनेगा तो 0.5 हो जाएगी आई की वैल्यू। सिमिलरली अगर ये ट्राइमर बनता है तो देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए अगर आप ट्राइमर बना रहे हैं, तो ट्राइमर बना रहे हैं, अगर ये 100% डिसोसिएशन है तो ये क्या बन जाएगा, I = 1/3। और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है तब तो हम लोग आगे बात करेंगे। सिमिलरली अगर ट्राइमर है और 100% एसोसिएशन है तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 1/4। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि CH3COOH जो डाइमर बनता है, अब देख रहे हैं कि 100% नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो अल्फा एसोसिएशन यहाँ पे कितना है, अल्फा है। जैसे वहाँ पे डिसोसिएशन अल्फा था, वैसे यहाँ पे एसोसिएशन कितना है, अल्फा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये लाइन, यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे कितने मोल थे, तो हमने बोला कि स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से लिख लेते हैं कि 2 मोल थे इनिशियल। और जब ये डिसोसिएट हुआ है अल्फा, तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन देना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम अगर दिखाई देगा हमको, तो एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 2 - 2 अल्फा। और आपको पता है कि यहाँ का स्टोइचियोमेट्री 2 है तो यहाँ का 1 है, तो हम बोलेंगे अगर यहाँ पे 2 अल्फा टूटा है तो यहाँ पे बनेगा 1 अल्फा। मतलब I = क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल जो कि आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन वहां पे है, तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा। एक रिएक्टेंट वाला ले लीजिए, प्रोडक्ट वाला ले लीजिए। रिएक्टेंट कितना है, 2 - 2 अल्फा, प्रोडक्ट है अल्फा डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग में हमने 2 लिया था मतलब इनिशियली, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिफोर एसोसिएशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - अल्फा/2। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, इतना आ जाएगा। अब अगर सोचो कि यहाँ पे अल्फा अगर 100% होता तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 होती, और 1 होती तो I = कितना हो जाता, 1 - 1/2, जो कि 1/2 हमने लास्ट पहले भी इससे पहले किया हुआ था। किसके लिए, कि अगर 100% एसोसिएशन होगा तो वहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/2। सिमिलरली आपने ट्राइमर के लिए लिख लिया, ट्राइमर में क्या होगा कि 3x लिया हमने, यहाँ पे x3 मिल रहा है। इनिशियली हमने 1 लिया था, 1 ना लेते हुए अगर हम, चलो ठीक है 1 ले लेते हैं। देखो अगर 3 लोगे तो 1 मिलेगा, समझ लो, 3 लोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, 1/3। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 - अल्फा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा/3। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ले लेना कि स्टार्टिंग में हमने 3 लिया, पहले 0 था, प्रोडक्ट पहले 0 था। अब क्या हो गया, 3 - 3 अल्फा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है। अब आप कैलकुलेट कर लो, तो 3 - 3 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, 3, कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 - 2 अल्फा आएगा डिवाइडेड बाई
3, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2/3 अल्फा, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो 1 लेके भी कर सकते हो और इसका स्टोचियोमेट्री लेके भी कर सकते हो। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं कि जनरल केस जो अगर लें, जनरल केस में n ले लेंगे अपन, 1 2 3 नहीं बात करेंगे। तो ये रहा अपना जनरल केस। तो जनरल केस में हमने क्या बात किया है, यहाँ देखिए, ये रहा जनरल केस। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि NA, अगर हमने n ले लिया है तो वहाँ पे मिल रहा है हमको 1 मतलब AN मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि 1 अगर यहाँ पे लिया है तो ये 0 है। यहाँ पे अगर 1 माइनस अल्फा रहेगा, अल्फा अगर टूट के चला गया या एसोसिएट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा अपॉन n आ जाएगा। बाकी सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 1 माइनस i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i माइनस 1 अपॉन 1 बाई n माइनस 1। क्लियर है ये चीज? तो ये रहा आपका। अब अपन बात करते हैं कि i क्या है। तो i तो है यहाँ पे हमारे पास कौन सा, वेंट ऑफ फैक्टर। और वेंट ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते हो, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पता है आपको ये बात? एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने अभी पढ़ रखा है कि ऑब्जर्व्ड जो सीपी होती है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। और जो कैलकुलेटेड होता है ना, वो बिफोर वाले पे डिपेंड करता है, बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। क्लियर है? अब आपको याद दिला दूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने 4 पढ़ा था वो क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास 4 हैं, ये है पहला कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या था कि पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू आई। पता है ये सब है ना? तो हमने चारों यहाँ पे लिस्ट कर रखा है कि ताकि आप यहाँ पे रिकॉल कर पाओ। सेकंड क्या था, हम बोले थे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ याद है आपको क्या होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो के एफ इंटू मोलालिटी। एंड लास्ट में था कि P इज इक्वल टू, P था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है MRT, और M क्या है यहाँ पे, मोलारिटी। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मोलारिटी है, यहाँ पे मोलारिटी है, कैपिटल M है। क्लियर है ये बात? कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे MRT इंटू आई। और M क्या है, M है मोलारिटी। ओके, तो मोलारिटी तो हर जगह सेम है जी, 1 1 1 हर जगह दिया हुआ है, 1m देख रहे हो, तो ये सेम है। R हर जगह सेम होता है। टेम्परेचर दे दिया है कि इसी टेम्परेचर पे बात चल रही है, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हियर। और आई की वैल्यू हर जगह देखो कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 होगा कि 3 होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 3 होगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास आई की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर है ये चीज? कैसे कैसे 5 हुआ समझ में आ रहा है? देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2, एल्युमिनियम आ जाएंगे 2 ना, और यहाँ पे SO4 कितने आ जाएंगे 3, तो हम बोलेंगे कि कितना हो जाएगा 5। अब बताइए आई सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछा था ना आपसे, हम बोलेंगे पाई ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस जो है हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गई, आई की वैल्यू डिसाइड कर रहा था यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 1m NaCl 1m यूरिया 1m C6H5COOH इन वाटर दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे भी मोलारिटी सबकी सेम है, तो क्या हो जाएगा, पाई सबका सेम होगा? बताओ। जवाब है नहीं, पाई सबका सेम नहीं हुआ। सोचो अच्छे से, NaCl बेटा क्या है, ये डिसोसिएट कर जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। यूरिया क्या होता है, डिसोसिएट करता ही नहीं है। अगर ये डिसोसिएट करता है 100% तो हम बोलेंगे आई की वैल्यू 2 है। यूरिया के केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि वो डिसोसिएट भी नहीं होता, एसोसिएट भी नहीं होता। लेकिन C6H5COOH के केस में क्या है ना, ये हो जाएगा आई की वैल्यू 1/2, क्योंकि क्या, क्योंकि ये डाइमर बनाता है। बहुत अच्छा, अगर ये डाइमर बनाता है सबकी आई की वैल्यू अलग हो गई। अब आप बताइए कि ये जो पाई है, पाई किस पे डिपेंड करता है, या पाई का फॉर्मूला लिख दो ना पहले, MRT। देखो M तो क्या होगा, हर जगह सेम है, R हर जगह सेम है, M हर जगह सेम है, हाँ जी, MRT इंटू आई होता है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, MRT इंटू आई। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे M हर जगह सेम है, R हर जगह सेम है, T हर जगह सेम है, लेकिन I अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि आई पाई किस में मैक्सिमम होगा, हम बोलेंगे अरेंज करना है ना, तो हम बोलेंगे सबसे पहले क्या रहेगा, पाई ऑफ NaCl ज़्यादा रहेगा। उसके बाद कौन, उसके बाद हो जाएगा हमारा यूरिया, ठीक है, तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद है यूरिया, किसका, पाई ऑफ यूरिया। और उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे पाई ऑफ C6H5COOH। क्लियर है ये बात? चलो इसको लिख लो जल्दी से।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, बोलता है 1% यूरिया सॉल्यूशन, 1% NaCl सॉल्यूशन और 1% Na2SO4 सॉल्यूशन अपने पास दिया हुआ है बाई वेट बाई वॉल्यूम है। अच्छा, वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? तो अगर 1% वेट बाई वॉल्यूम है मतलब हो गया 1 ग्राम क्या यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, यही मतलब होता है इसका। तो आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा किसका, पहले यूरिया का निकाल लेते हैं, ठीक है, यूरिया का अपन पाई निकाल रहे हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होगा। और एक चीज याद रखिएगा, यूरिया का जो ये होता है आई की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हम बोल रहे हैं पाई इज इक्वल टू होता है MRT इंटू 1 मतलब आई यहाँ पे बोल रहा हूँ। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m मतलब होता है मोलरिटी, मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू R इंटू T इंटू आई। समझ लो, R और T तो हर जगह सेम है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v इंटू आई। अच्छा, नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल मिलेगा उसका खुद का मास डिवाइडेड बाय यूरिया का मास होता है 60, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 100 ml मतलब 0.1। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे बड़ा है और साथ में क्या आ गया, आई की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पे। सो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/10। एक काम करो, इसको 1/10 लिख दो, ठीक है, ये दोनों कट गए। सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/6, पाई मतलब 1/6 आ गया। पहले वाले में पाई की वैल्यू कितनी 1/6, सेकेंड बार में हम निकाल रहे हैं NaCl का, NaCl में पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v इंटू आई। बता दिया कैसे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मोल बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देना ना, k लगा देना, ठीक है, k इंटू आई। यहाँ पे प्रोपोर्शनल था ना, प्रोपोर्शन था तो बाद में कांस्टेंट लगा के इक्वल किया है, कुछ नहीं, ये है। सेकेंड बार में हम बोल रहे हैं कि अगेन वही काम करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NaCl का मास कितना होता है 58.5, NaCl का 58.5, तो डिवाइड कर दो इससे, नंबर ऑफ मोल मिल गया, वॉल्यूम कितनी है 0.1, सो 0.1। अच्छा ठीक है, अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको, अच्छा आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। सो यहाँ पे अपने पास पाई की जो वैल्यू आएगी ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे आता है 28 1/29, सो 1/2.925 मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ओके, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे k इंटू 2.925, k इंटू 1/2.925, ये आती है वैल्यू। अच्छा, इसका कितना आएगा 1/6 कितना होता है, चलो बाद में करना, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अगला हमको Na2SO4 का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाई ऑफ Na2SO4। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 Na+ का मिलेगा और SO4 का 1 मिलेगा, मतलब 3 हो गया आई की वैल्यू। 100% डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v इंटू आई। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल चाहिए तो आप लिखेंगे मास बाई मोलर मास कितना होता है Na2SO4 का 142, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितनी है 0.1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 3। अगर ये 3 से कट होता है तो दिख लो, यहाँ पे प्रोपोर्शन बना देना, बाद में k लगा देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 1/10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो कितना आ गया, दिस इज 1/4.7, तो पाई की वैल्यू आ गई Na2SO4। सो हम बोलेंगे नाउ पाई इज इक्वल टू, पाई ऑफ दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 4.7। अब हमको क्या करना था, अरेंज करना था, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो वैल्यू ओवरऑल सबसे छोटा, तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा किसका है ये, तो ये सबसे छोटा हो गया, कौन सा, हम बोलेंगे यूरिया सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा हम बोलेंगे कौन सा आ गया, देखो तो ये वाला लास्ट वाला, मतलब पाई ऑफ Na2SO4। और सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, हम बोलेंगे पाई ऑफ NaCl। क्लियर है ये चीज, तो हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोलता है कि 2 मोलर NaCl, 2 मोलर मतलब क्या हो गया, इसका 2 मोलर दिया हुआ कि NaCl सॉल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1.88 केल्विन। मतलब देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले तो एक काम कर लेते हैं, NaCl का ना अपन डिसोसिएट करके निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है और कितना है अल्फा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बनेगा Na+ और यहाँ पे बनेगा Cl-। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लिया होता तो ये कितना, 1 मतलब 2 ही ले लो, ठीक है,
2 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 0 0 होगा, और यहाँ से टूटेगा कितना, तो हम बोलेंगे 2 माइनस 2 अल्फा, यहाँ पे बनेगा 2 अल्फा और यहाँ पे भी बनेगा 2 अल्फा। अब क्या होगा, आप बोलेंगे I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू होता है सारे जो एट इक्विलिब्रियम जितने भी मोल प्रेजेंट हैं, कितना प्रेजेंट है 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना लिया था हमने 2। अब आप देख लो ये और ये कट गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, नहीं 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया I की वैल्यू आपको मिल गई, मतलब I का रिलेशन मिला है अभी आपको। अब हम I निकालते हैं, देखो तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोला है कि डेल्टा टीबी अपने को दिया हुआ है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं मोललिटी इंटू केबी इंटू आई, यही था फॉर्मूला। अब आपको मोललिटी चाहिए यहाँ, अच्छा डेल्टा टीबी अपने को दिया हुआ है कितना 1.88, क्या आपको m की वैल्यू दी हुई है, मोललिटी कैसा निकलता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय क्या, अच्छा यहाँ पे देख लेना ये है 2 मोलल, ओके मोलल, तो यहाँ पे अपने को डायरेक्ट दे दी गई है कि मोललिटी कितनी है, तो 2 है। डेल्टा केबी की वैल्यू कितनी है 0.52 है, और I की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू हमको नहीं पता, तो यहाँ से आप I निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा I की वैल्यू, ये आ जाएगा 1.88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.52 डेसिमल ओवर कितना हो गया 5 टू जा, अच्छा यहाँ से कट करोगे तो कितना आएगा, तो हम बोल रहे हैं I की वैल्यू लगभग 2 से करेंगे तो कितना आएगा 94 और 2 से करेंगे तो 26, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 7 47, और 47/26 करोगे तो लगभग ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 के आसपास में। सोचो I की वैल्यू आपको मिल गई तो क्या आपको अल्फा मिल जाएगा, तो हमको रिलेशन पता है कि I इज इक्वल टू होता क्या है 1 माइनस 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस ये हो गया, यहाँ पे आ गया 1, दिस इज अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.8, और आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी आती है, आ भी गई, अल्फा कितना आ गया 0.8। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि m/10 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला है K4Fe और CN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, इज 50% डिसोसिएटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, इतना m/10 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई इज इक्वल टू क्या होता है mRT इंटू आई, यही होता है। तो आप बोलेंगे कि पाई इज इक्वल टू कितना, पाई हम लोग को कैलकुलेट करनी है। अच्छा मोलरिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे m/10 मतलब 1/10 हो गया मोलरिटी, और R की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, कितना हो जाएगा 0.082 इंटू टी कितना है टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब हो गया 300 केल्विन, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये हो जाएगा 4 और ये 1 5, कितनी हो जाएगी I की वैल्यू 5, समझ में आ रहा है। K4 है ना, तो बाहर जाके कितना हो जाएगा, बाहर जाके K प्लस बनेगा 4 टाइम्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स है अंदर में वो कैसा रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो 5 आ गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि I की वैल्यू आपको नहीं पता, और ये भी नहीं दिया है कि 100% डिसोसिएटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना इसको साइड में लिख लेते हैं कि K4 यहाँ पे दिया हुआ है FeC6 CN6, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो बनेगा 4K प्लस, और ये कॉम्प्लेक्स जैसा था वैसे ही रह जाएगा FeCN6 और यहाँ पे माइनस साइन। तो अब देखिए कि अगर ये डिसोसिएशन कितना हो रहा है 50% मतलब 0.5 हो रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0.5। अगर ये 1 होता इनिशियली तो ये 0 0 होते, यहाँ पे 1 माइनस अगर अल्फा हो गया है तो यहाँ पे बनेगा 4 अल्फा और यहाँ पे बनेगा अल्फा। तो I की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 1, ये दोनों कट गए। सो I की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, I की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 4 अल्फा। क्लियर है। अल्फा की वैल्यू तो हमको पता है कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 4 कितना होता है 2 होता है, तो 1 प्लस 2, सो नाउ I इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। I अगर 100% होता तो 5 होता, अलग है यहाँ पे कहानी। तो हम लोग क्या करेंगे, I की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 3। M की वैल्यू M है 1/10, देख रहे हो ना मोलल दिया हुआ है यहाँ पे m/10। R की वैल्यू 0.82, ठीक है 0.82, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बेटा, टेम्परेचर यहाँ लिख लेता हूँ 300, देख रहे हो 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन होता है। सो यहाँ से आपको पाई की वैल्यू निकालनी है, बस आप सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 और 2 0, एक काम करो ये 2 0 और यहाँ से डेसिमल ओवर,
सो कितना आ जाएगा 3 3 9, 82 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10। सो ये है पाई की वैल्यू, 9 2 18, 8 बचा 1, 9 72, 73। सो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो इतना आ जाएगा पाई की वैल्यू कितनी 73.88 क्या हम बोलेंगे 8 ATM। अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, 0.082 होता है। अच्छा ओके 0.082 होता है तो 7.38 आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अरे आर की वैल्यू भाई, आर की वैल्यू गलत लिखा ना मैंने, 0.082 होता है ना, उसको सही करो। ये है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास की बोलता है कि अ सॉल्यूट ए, अ सॉल्यूट का नाम है ए, जो क्या कर रहा है कि टेट्रामराइज हो रहा है। टेट्रामराइज मतलब समझ में आ रहा है कि 4A लिया था हमने और ये बन गया है A4 इन वाटर अप टू 80%। अल्फा की वैल्यू दी हुई है बेटा यहाँ पे कि दिस इज 80%। 80% का मतलब होता है कितना 0.8, कितना आ गया अल्फा की वैल्यू 0.8। इफ 2.5 ग्राम ऑफ A इन 100 ग्राम वाटर, अपने को मास भी दिया हुआ है, अच्छा ठीक है जरूरत पड़ेगी, ऑफ वाटर प्रोड्यूसर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.3 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ A। अच्छा तो देखिए चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोलेंगे KF इंटू मोलरिटी इंटू क्या I। अब आप यहाँ पे देखो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सो ये वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 डिग्री। अच्छा KF की वैल्यू कितनी दी हुई है, KF की वैल्यू दी हुई है, KP दिया हुआ है। अच्छा KP ओके कितना है 1.86। KP नहीं बेटा यहाँ पे KF ही दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है ना। हाँ तो कितना दिया हुआ है इतना। और M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। M की वैल्यू कैसे मिलता है हमको, हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लेंगे अपन, तो दिया हुआ होगा वाटर कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन आपको मास ऑफ वाटर चाहिए किस में, केजी में चाहिए, तो हम बोलें कि 0.1 हो जाएगा। ये केजी में 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा। अच्छा आई की वैल्यू बता दीजिए, आई की वैल्यू हो जाएगी 1/4, समझ रहे हो आई की वैल्यू। अच्छा नहीं 100% नहीं हो रहा है ना, तो आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं। तो हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में इतना था 4 था, तो ये कितना बन गया 1 बन गया। स्टार्टिंग में 4 था, ये था 0 बेटा, बाद में क्या हो गया 4 - 4 अल्फा हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया अल्फा। क्लियर है ये चीज। तो अब बताइए कि 4 - 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 4 ये क्या देगा, आई देगा कि नहीं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 - 3 अल्फा अपॉन 4। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.8 है, तो पुट कर दीजिए 1/3 और यहाँ पे 0.8 कितना हो जाएगा 0.2। 0.2 मतलब हो गया 1 - 0.6। सो दिस इज इक्वल टू 0.4। आई की वैल्यू कितनी है 0.4, यहाँ पुट कर दो 0.4। सो यहाँ का डेसिमल ओवर। अब आप बताइए एन की वैल्यू कितनी, तो हम बोलेंगे एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0.3 अपॉन 1.86 इंटू कितना 4 ये आएगा। अच्छा एन मतलब होता कितना है, एन मतलब होता है कि मोल कैसे निकलता है, तो मोल निकलता है कि गिवन मास तो दिया हुआ है 2.5, मोलर मास आपको नहीं पता तो एम लिख दीजिए 0.3 अपॉन 1.86 इंटू 4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करनी है, तो डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा देते हैं, यहाँ से ओवर, ये भी ओवर। 3 से कितना हो जाएगा 10 और 3 से 6 और 2 सही है इंटू 4 जैसा था वैसे ही है, यहाँ पे गलती से कट कर दिया था, यहाँ पे इतना है। अब आप बताइए m की वैल्यू कितनी, तो हम बोलेंगे बेटा m की वैल्यू आ जाएगी 10m इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2.5 इंटू 4 इंटू 62। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा कितना 10 इंटू 62 अपॉन 10 ओवर। सो आंसर इज 62। सो मोलर मास ऑफ दैट ए जो हमने सॉल्यूट लिया था उसका कितना होगा 62। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास आ गया 6 क्वेश्चंस हमने इस पे किए, आप ढेर सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कीजिए इस पे। इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक छोटा सा चीज़ और बच गया है कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल मोलर मासेज, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे।